जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की 40% आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है। 31 किसान हर रोज मौत को गले लगा ले रहे हैं और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जिस साल किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की उस साल किस पार्टी की सरकार थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी माइलेट सोहन की आज की वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, इसका उसका से ताल्लुक रखते हैं और आप इस वीडियो को अपने एजेंडा में फिट करना चाहते हैं तो माफ करिए, आप इसे स्किप कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं सरकार द्वारा पास किए गए 3 बिलों में से एक बिल की, जिसका नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 की, जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है और किसानों का जो प्रदर्शन है वो एमएसपी को लेकर के ही हो रहा है। एमएसपी की अगर हम बात करें यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सन 1964 में भारत के खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने की कहानी शुरू होती है। उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सचिव लक्ष्मीकांत झा के नेतृत्व में खाद्य अनाज मूल्य समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना था कि किसानों को उनकी उपज के बदले कम से कम इतने पैसे मिले कि नुकसान ना हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 24 सितंबर को सरकार को सौंपी और अंतिम मोहर दिसंबर के महीने में लगी। लेकिन कितनी फसलों को इसके दायरे में लाना है ये करना अभी तय था। शुरुआत में एमएसपी के दायरे में सरकार ने सिर्फ गेहूं की फसल को लाया। एमएसपी देने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि किसान जो अपनी लागत लगाते हैं और जो अपनी मेहनत करते हैं, कम से कम उनके लिए उनकी फसल का एक रेट निश्चित कर दिया जाए कि इस रेट के ऊपर किसान की ये फसल खरीदी जाएगी और अगर उसकी फसल कोई नहीं खरीदता है तो उस निश्चित किए गए रेट पर सरकार किसान से वो फसल ले लेगी। उस वक्त हमारे देश में हर तरह के अनाज की उपज बहुत कम थी और लोगों को अपनी जरूरत का अनाज भी पूरा नहीं हो पाता था। गेहूं की एमएसपी तय की गई तो धीरे धीरे किसानों ने बाकी अनाजों को छोड़ करके सिर्फ गेहूं बोना शुरू कर दिया। सरकार के सामने समस्या आई कि बाकी जो अनाज हैं वो कम पड़ने लग गए, तो सरकार ने धीरे धीरे इसमें धान को भी सम्मिलित किया और फिर इसके बाद सरकार ने धीरे धीरे करके एमएसपी के दायरे में 23 फसलों को ला दिया। इन 23 फसलों में 7 अनाज, 5 दलहन की फसलें और 7 तिलहन की फसलें और 4 कमर्शियल फसलों को भी शामिल किया गया, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों के दाम सरकार द्वारा तय किए जाने लगे और यहां से एमएसपी की शुरुआत हुई। एमएसपी तय करने का एक सबसे अच्छा फायदा किसान को यह रहता है, अगर किसान की फसल कहीं भी नहीं बिकती है या मार्केट में जो फसल का रेट है वो नीचे आ जाता है, तो कम से कम सरकार द्वारा जो उस फसल का दाम निश्चित किया गया है, कम से कम उस दाम पर सरकार द्वारा उस किसान की फसल खरीद ली जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कि इस साल सरकार ने गेहूं का जो रेट है वो 2000 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया, तो अगर मार्केट में किसी किसान का जो गेहूं है वो नहीं बिक रहा है या 2000 रुपए प्रति क्विंटल से कम कोई खरीद रहा है, तो वो सीधे सीधे 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर सरकार को अपना अनाज बेच सकता है और उसको कम से कम ये अश्योरेंस रहेगा कि उसका जो अनाज है वो कम से कम 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा। हमेशा सरकार बुआई से पहले ही एमएसपी तय कर देती है। अब नए जो बिल आए हैं उसमें किसानों को यह डर है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा और जैसे कि किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि एक किसान परिवार की आय लगभग 8000 रुपए प्रति माह होती है, तो किसानों का डर यह है कि अगर एमएसपी को इस बिल से बाहर निकाल दिया गया तो किसानों की जो इनकम है वो और कम हो जाएगी। विपक्षी पार्टियां भी इस बात पर जोर दे रही हैं कि रूलिंग पार्टी एमएसपी को इन बिल से बाहर कर देगी और किसानों के साथ ये बहुत ही बुरा होगा।
अब जैसे कि बात करते हैं कि भारत के अंदर लगभग 40% लोग सीधे सीधे खेती के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर देखा जाए तो टोटल 70% लोग हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं। अब इतना बड़ा वोट बैंक है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को तो सोचना पड़ेगा। आज भी हमारे देश के लगभग 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही कि जब वो सत्ता में थी और किसानों की हालत सुधरी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस साल 18,241 सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तो उस साल किसकी सरकार थी? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस साल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकार थी। यह साल है 2004, जब मई 2004 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और मई 2004 के बाद मनमोहन यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। उस साल सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। एमएसपी, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है, इस बिल के आने के पहले तक भी थी, और जैसा कि रूलिंग पार्टी का कहना है कि एमएसपी अभी भी है। तो क्या सिर्फ एमएसपी लागू होने से किसानों की स्थिति बदलेगी? तो इस चर्चा को अगर हम और आगे बढ़ाएं और कुछ रिपोर्ट्स पर हम ध्यान दें, वर्ष 2015 में शांता कुमार जी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश के अंदर जो लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं, उसमें सिर्फ 6% किसान ही अपना अनाज या अपनी फसल एमएसपी पर ही बेच पाते हैं। भारत के अंदर 2 हेक्टेयर खेती करने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है, ज्यादातर छोटे किसान हैं, और वो मंडी के दूर होने की वजह से या अपनी फसल की क्वांटिटी कम होने की वजह से एपीएमसी मंडी तक या दूर मंडी तक वो नहीं जा पाते हैं, और वो लोकल मंडी में ही या किसी साहूकार को ही अपनी फसल बेच देते हैं। अब एमएसपी के बारे में मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहता हूं। भारत के अंदर लगभग 86% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं। अब उनके पास इतनी उपज नहीं होती कि वो मंडी में जा सकें। उनसे जो लोकल मंडी वाले हैं या आड़तियां हैं या साहूकार हैं, कोई भी है, उनसे ये तय करते हैं कि हाँ, सरकार ने इस साल जो एमएसपी तय की है वो 2,000 रुपए प्रति क्विंटल है, और आप अगर इसको मंडी लेकर के जाते हैं तो आपका 200 रुपए प्रति क्विंटल का खर्चा आ जाएगा। तो आप अगर चाहें तो हम आपकी फसल को यहीं पर ले सकते हैं, लेकिन हम आपसे उसको 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर लेंगे। सरकार ने रेट तय किया 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, और हम आपसे लेंगे 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा और आपके समय का भी खर्चा होगा। तो आप चाहें तो 1,800 रुपए प्रति क्विंटल में यहीं आप अपनी फसल हमें दे सकते हैं। अब छोटा किसान इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता कि वो वहां मंडी में जाएगा, कितने दिन में उसका सामान बिकेगा, कब उसकी पेमेंट उसको मिलेगी, तो वो सोचता है कि 1,800 रुपए प्रति क्विंटल में मैं अपनी फसल को यहीं बेच दूं। यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गया। यानी कि अब 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर बिकना लगभग बंद हो गया या बहुत मुश्किल हो गया। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सिर्फ उनका ही अनाज बिकने लगा जो या तो एफसीआई के गोदाम तक जाने लगे, सरकार को सीधा बेचने लगे, या एपीएमसी मंडी जाने लगे। वहां पर भी सिर्फ वही किसान ज्यादातर जाते हैं जो बड़े किसान होते हैं, जिनकी पैदावार ज्यादा होती है। इसलिए यही आंकड़ा है कि 6% किसान ही अपनी फसल को एमएसपी प्राइस पर बेच पाते हैं। अब मौजूदा सरकार ने अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक दलवाई समिति का गठन किया, और उन्होंने 2015-16 को आधार वर्ष मान करके, जिसमें कि किसान की आय 8,000 रुपए प्रति माह यानी 96,000 रुपए प्रति वर्ष को एक आधार मान करके 8,000 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 16,000 रुपए प्रति माह करने का लक्ष्य रखा गया। इसी को देखते हुए सरकार इन 3 बिलों को लेकर के आई। सरकार किसानों की आय तो बढ़ाना चाहती है, लेकिन साथ में सरकार अपने ऊपर जो लायबिलिटीज बढ़ जाती है उनको लेकर के भी चिंतित है। आलोक सिन्हा जी 2006 से 2008 तक फूड कॉरपोरेशन इंडिया के चेयरमैन रहे। उन्होंने एमएसपी पर फसल खरीदने के बाद इस पर और कितने खर्चे आते हैं उस पर विस्तार से एक रिपोर्ट में समझाया। इसमें उन्होंने बताया कि एफसीआई को एमएसपी के ऊपर मंडी से गेहूं खरीदने के लिए लगभग 14% प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, जिसमें मंडी टैक्स, आड़ती टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, पैकेजिंग, लेबर, स्टोरेज आदि देना पड़ता है, और इस 14% के बाद 12% उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्च करना पड़ता है, जिसमें लेबर, लोडिंग, अनलोडिंग
और उसके अलावा भी 8% की होल्डिंग कॉस्ट रखती है, यानी कि उसको रखने का खर्च लगता है। एफसीआई एमएसपी के ऊपर भी गेहूं को खरीदने में 34 से 40% तक एक्स्ट्रा खर्च करता है। अब यानी सरकार ने या एफसीआई ने जो गेहूं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा, वो लगभग सरकार को पड़ता है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। अब ये 3,000 रुपए प्रति क्विंटल का जो गेहूं है, यानी 30 रुपए किलो का जो गेहूं सरकार ने खरीदा, वो 2 रुपए किलो पे सरकार दे देती है राशनिंग में, यानी कि आपके राशन कार्ड पर। अब यहां पर सरकार को हुए लॉस की अगर मैं बात करूं, अरबों रुपया सरकार का इसमें खर्च हो जाता है। सरकार की आगामी योजना यह है कि राशनिंग के अंदर से जो नॉन पुअर बेनिफिशरीज हैं उनको रिमूव करके सरकार का लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा जो अनाज है, जो प्रोड्यूस है, वो एफसीआई के गोदाम में सड़ जाती है, क्योंकि अब उत्पादन ज्यादा होने लगा है और सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को एमएसपी देने के प्रेशर में इतना स्टॉक कर लेती है जितनी की भारत की जरूरत भी नहीं है। सीएपी की रिपोर्ट के मुताबिक एफसीआई के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन था, जो कि 41 मिलियन टन होना चाहिए था, यानी कि भारत की जरूरत से 33.1 मिलियन टन ज्यादा। अब जब स्टॉक एक्सेस होता है तो उसको रखने की भी जगह प्रॉपर नहीं होती, और अक्सर हमने देखा है कि एफसीआई के गोदाम में अनाज खुले में सड़ रहा होता है या बारिश में भीग रहा होता है, और अरबों रुपए का नुकसान भारत सरकार का वहां भी हो जाता है। उधर सिर्फ 6% किसानों को ही फायदा हो पा रहा है, और इधर सरकार राशनिंग में बहुत सारा अपना पैसा खर्च कर रही है, और उसके बावजूद भी बहुत सारा अनाज जो है वो गोदामों में सड़ रहा है। इसके अलावा विजय सरदना जी कहते हैं कि अगर ये फसल कोई प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा तो उसके भंडारण से लेकर के और रखरखाव की सारी जिम्मेवारी प्राइवेट सेक्टर की होगी, और उसके बेचने की भी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अब एमएसपी पर कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है, इससे किसानों का या कृषि का कोई भला नहीं होने वाला। अब इस एमएसपी कानून की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। मान लीजिए जिस तरीके से किसान संगठित हैं और उनके दबाव में आकर के सरकार एमएसपी पर कानून बना देती है, तो क्या सरकार प्राइवेट प्लेयर को मजबूर कर सकती है या उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती कर सकती है कि वो एमएसपी पर ही किसान की फसल को खरीदें? अगर कानून पास होने के बाद में व्यापारी लोग इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के ये निर्णय लेते हैं कि वो एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेंगे, तो सरकार उनको मजबूर तो कर ही नहीं सकती। साथ में सरकार पर उन 23 फसलों को जिन पर सरकार ने एमएसपी तय की है, उन 23 फसलों को खरीदने का दबाव भी सरकार के ऊपर बढ़ जाएगा। और अगर उन 23 फसलों को सरकार खरीदती है और साथ में एफसीआई की जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको अगर जोड़ लिया जाए, तो सरकार पर 15 लाख करोड़ रुपए का बर्डन और पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, जब 23 फसलों पर एमएसपी तय हो जाएगी और ये कानून बन जाएगा, तो जो और फसलें किसान उगा रहे हैं उस पर एमएसपी तय कराने के लिए क्या सरकार पर दबाव नहीं डाला जाएगा, या कानून का सहारा नहीं लिया जाएगा, या कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा? तो किसान अपनी सारी फसलों के लिए भी सरकार पर फिर आगे दबाव बना सकता है। प्रोफेसर प्रमोद कुमार जोशी, जो कि साउथ एशिया फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं कि एमएसपी पर कानून भारत की कृषि क्षेत्र में विकास का कोई स्थायी समाधान नहीं है। उनके मुताबिक इसके लिए हमें तकनीक का सहारा लेना चाहिए, ज्यादा अच्छे क्वालिटी पैदावार करनी चाहिए, फसल को कम लागत में उपजाना चाहिए, नई किस्म की फसल पैदा करनी चाहिए जिसका बाजार में भाव बेहतर मिल सके। इन्हीं पैमानों पर कृषि क्षेत्र में सतत और निरंतर विकास संभव है। साथ ही वो ये उपाय भी बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि एमएसपी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। सरकार 40% एक्स्ट्रा एमएसपी के ऊपर जो खर्च करती है वो सीधे सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। कम लागत में फसल उपजाने के अलावा नई कृषि टेक्नोलॉजी और इसके अलावा किसानों को और सरकार को मिलकर के बहुत सी ऐसी फसलों का उत्पादन अपने ही देश में करना पड़ेगा, इनकी आपूर्ति हम आयात द्वारा करते हैं, यानी कि दूसरे देशों से मंगा कर करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सरकार को एमएसपी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ एमएसपी ही इस समस्या का समाधान नहीं है। सरकार एमएसपी रखे, लेकिन उसके अलावा भी जो और रास्ते हैं
उन पर सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर एमएसपी पहले से थी तो किसानों की ये हालत आज ना होती। और एमएसपी का जैसे मैंने बताया कि सरकार ने इसको रखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये हो गया मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा जैसा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद किया गया है कि उसमें परचेजिंग की जो लिमिट है, स्टॉक करने की लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। इस तरह के प्रावधान और करने चाहिए, इस तरह के उपाय और करने चाहिए, ताकि फसलों को खरीदने का जो जिम्मा है या जो प्रेशर है वो सिर्फ सरकार पर ही ना रहे, वो प्राइवेट प्लेयर पर भी रहे। प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा सरकार प्रोत्साहित करे कि वो किसानों से फसल खरीदे। इससे क्या है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा खरीदार मिलेंगे और अपनी फसल का रेट भी ज्यादा मिलेगा, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ में सरकार को इस 40% जनता को यानी किसानों को सिर्फ वोट बैंक ना समझ के सीरियसली उनकी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए कि 8,000 रुपए प्रति माह कमा करके किसी घर का खर्चा आज के समय में नहीं चल सकता है। दोस्तों, एमएसपी पर बहुत सारे डाउट आपके आज इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आगे मैं किस तरह की वीडियो लाऊं आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माइलेट्स वन में आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।